द इंडियन ओपिनियन के खास कार्यक्रम लोक सेवक में आज आपके साथ हैं बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक श्री यमुना प्रसाद। आईपीएस सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के युवा और होनहार अधिकारी जिनके प्रयासों से बाराबंकी की पुलिस व्यवस्था में आ रहा है सकारात्मक परिवर्तन। पहली बार भूमि विवादों के समाधान के लिए हर थाने पर गठित की गई रेवेन्यू पुलिस टीम, कठोर कार्यवाही और एनकाउंटर से अपराधियों को दिया सख्त संदेश, वहीं संवेदनशीलता और बेहतर व्यवहार से आम जनता को दिया सम्मान और सुरक्षा का भरोसा। बाराबंकी को अफीम और मार्फिन तस्करी के पारंपरिक अपराध से मुक्ति दिलाने के लिए बनाई खास रणनीति। सिद्धार्थनगर जनपद के नेपाल सीमा के एक साधारण ग्रामीण परिवार से निकलकर पहले प्रांतीय सिविल सेवा में चयनित हुए और पीसीएस की नौकरी करते हुए अथक परिश्रम से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बने। द इंडियन ओपिनियन के प्रधान संवाददाता दीपक मिश्रा के साथ देखिए आईपीएस यमुना प्रसाद के जीवन की रोचक और प्रेरक कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम आपको लाए हैं जनपद बाराबंकी में। बाराबंकी लखनऊ के बाद सबसे नज़दीकी जनपद है जो सीधे राजधानी से जिसकी सीमाएं लगी हुई हैं, और इस जनपद में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी निभा रहे हैं आईपीएस यमुना प्रसाद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस जनपद से आपका ताल्लुक़ है, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई हुई। तो कप्तान साहब, आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर है। सिद्धार्थनगर में एक कस्बा है बॉर्डर का, बढ़नी, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था और वहीं प्रारंभिक हमारी शिक्षा दीक्षा वहीं पे हुई। और उसके बाद हम लखनऊ आ गए। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने पीजी किया। इसके बाद मैं नेट जेआरएफ था और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। इसके बाद मैंने 2001 में जो परीक्षा थी सिविल सर्विसेज की उसको क्वालिफाई किया और स्टेट सर्विसेज में पीसीएस में ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में जॉब कर रहा था। वहाँ से जॉब करने के दौरान उसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी करता रहा। हमारे कुछ ऑफिसर्स थे और हमारे परिवार के लोगों का मोटिवेशन था। उसके बाद 2012 में मैं आईपीएस में सेलेक्ट हुआ। बड़ी रोचक आपकी यात्रा रही और सिद्धार्थनगर बढ़नी नेपाल सीमा का क्षेत्र है। जी हाँ। और वहाँ से निकल के आगे बढ़ने की जो ललक थी, आपके अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठता की ओर ले जाने की जो ललक थी, उसकी वजह से आप लखनऊ आए और आपने हार्ड वर्क किया और पीसीएस में आप अकाउंट सर्विसेज में चयनित हुए और फिर अपनी विल पावर के दम पे ऑल इंडिया सर्विसेज में आपने क्वालिफाई किया, आईपीएस बने। माता पिता आपके किस बैकग्राउंड से रहे और आपकी जो इस मुकाम पे आप पहुँचे हैं उसमें फैमिली से किस तरह का सपोर्ट, किस तरह का गाइडेंस मिला? टचवुड, मैं इस मामले में अपने पिताजी का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि ये उन्हीं का सपना था कि हमारे बच्चे को मुझे पढ़ाना है और कुछ भी बनाना है, मतलब ऐसा बनाना है कि वो अपने पैरों पे सक्षम रूप से खड़ा हो और समाज के लिए कुछ कर सके। सिर्फ उनका एक ही मकसद था। अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर हाउस मेकर थी और बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी, तो मेरे फादर ने ही और मेरी दादी ने मिल के माँ और बाप का रोल अदा किया और एक अच्छे किरदार के रूप में उन्होंने सिर्फ हमसे एक ही उम्मीद की कि हम पढ़ें और जो भी सुविधा देनी होगी उन्होंने अपने स्तर से दी। हमारे फादर कॉन्ट्रैक्टर थे, जो वाटर सप्लाई और इन सब का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको वो करते थे और उन्होंने जो भी सक्षम सुविधाएं थी उन्होंने उपलब्ध कराई। पहले प्रारंभिक शिक्षा हमारी वहीं अमरवाल विद्या मंदिर स्कूल में हुई। उसके बाद मैं यहाँ लखनऊ आ गया। लखनऊ में उन्होंने रख करके बाकायदा यहाँ पे हमारी पूरे एजुकेशन का भार वहन किया और हमेशा मोटिवेट किया। उनका एक ही मकसद था कि हम किसी भी तरीके से उनको ये स्थापित हो जाए कि हम अच्छा एजुकेशन लें और समाज को एक अच्छा ज्ञान दे सकें। निसंदेह पिताजी का जो त्याग है, जो तपस्या है और माताजी के ना रहने पे जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं एक परिवार में, बच्चों की परवरिश को लेकर उन्हें गाइड करना, उनके हर आवश्यकता का ख्याल रखना, तो पिताजी ने दोनों धर्म निभाया और सकुशल उस धर्म को निभाया और आप उनकी अच्छी परवरिश की वजह से समाज में इस स्थान पे हैं जहां हज़ारों लोगों की मदद करने की क्षमता ईश्वर ने आपको दी है। कप्तान साहब, आपकी फैमिली में आपके भाई बहन?
नहीं, मैं अकेला हूँ, अपने इंडिविजुअल हूँ मैं, चूँकि मदर की बचपन में डेथ हो गई थी, तो अपने परिवार में मैं अकेला हूँ। लेकिन रिश्तों में हमारे काफ़ी हैं, मतलब चाचा मामा के लोग हैं, कई लोग और भी सर्विसेज में हैं। और चूँकि मेरे फादर मूल रूप से डेडिकेटेड थे मुझे अच्छा एजुकेशन दिलाने के लिए, और इसीलिए वो बढ़नी एक रूरल बैकग्राउंड का क्षेत्र है और बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी उन्होंने लखनऊ जैसे जहाँ अच्छी सुविधाएं एजुकेशन की थी वहाँ उन्होंने भेजा और काफ़ी समय तक हमें रखा। और यहाँ पे काफ़ी पढ़ाई की तैयारी की, सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ, फिर उसके बाद दूसरी सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ। तो लगातार उन्हीं का सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता का ही मार्गदर्शन और सहयोग रहा कि मतलब मैं आज इस मुकाम पे हूँ। परिवारों में जब इकलौता कोई बेटा होता है तो उसको लेकर बड़ी आकांक्षाएं होती हैं, और आप अपने परिवार के इकलौते पुत्र रहे, इकलौते संतान रहे माता पिता की, और पिताजी ने जिस तरह से आपके भविष्य को लेकर जो सपने देखे वो सपने साकार हुए आपके कठिन परिश्रम से और उनकी अच्छी परवरिश से। आप जब स्टेट सर्विसेज में चयनित हुए, और स्टेट सर्विसेज में भी चयनित होना नौजवानों के लिए एक बड़ा सपना रहता है, क्योंकि हमारे प्रदेश की जनसंख्या काफ़ी है, युवा पढ़ने वाले नौजवान बड़ी संख्या में हैं और वैकेंसीज़ बड़ी सीमित होती हैं। तो उस समय किस तरह का पिताजी का रिएक्शन था, और उसके बाद जब एक लेवल अहेड आप आईपीएस में आपको सिलेक्शन मिला, तो किस तरह की उनकी भावनाएं आपको दिखी? सबसे पहला उनका जो समाचार मिलते ही किस तरह का उन्होंने रिएक्शन दिया और किस तरह से वो प्रसन्नता जाहिर की? ये प्रसन्नता तो सभी अभिभावक को होती है कि एक सपना होता है कि वो उसका बच्चा जो है एजुकेशन ले और समाज की मुख्य धारा में कोई अच्छी सर्विसेज में आए। लगातार जब मेरी सफलता हुई तो मेरे पिता ही नहीं, मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि मेरे पूरे मोहल्ले और पूरे बढ़नी गांव के लोग, जब मैं पहली बार यहाँ से सिलेक्शन के बाद गांव गया तो पूरे लोगों ने ट्रेन स्टेशन पे आकर के स्वागत समारोह किया, और वहाँ से एक बैंड बाजा और जुलूस के रूप में वो ले करके गए, और एक नज़ीर के रूप में, चूँकि मैं ऐसा पहला शायद उस क्षेत्र का व्यक्ति था कि जो सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई किया था, वो बहुत ही रूरल बैकग्राउंड का क्षेत्र था, और वहाँ पे पूरे स्टेशन से ले करके अनवर्ड वो मोहल्ले तक गए, और फिर उन्होंने एक बड़ा आयोजन, कई सारे आयोजन भी किए फैसिलिटेशन के लिए, और विद्यालय में हमारा जो अमर बाल विद्या मंदिर था, और ऐसे कई सारे क्लब और कई सारे वहाँ पे जो एजुकेशनल संस्थान थे वहाँ पे स्वागत समारोह हुआ। तो इससे एक मैसेज था कि मतलब कि अच्छा एक प्रदर्शन हुआ, शिक्षा का जो शिक्षा ग्रहण की उसका आउटकम निकला, आप समाज की मुख्य धारा में आकर के समाज सेवा कर सकते हैं। तो सभी का, मेरे पिता के साथ साथ और पूरे मोहल्ले, पूरे बढ़नी क्षेत्र का एक वो रहा इसमें। जो दृश्य आपने बताया, और निश्चित तौर पे हम उस दृश्य को देख पा रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया कि बिल्कुल बैंड बाजा के साथ जैसे ही ट्रेन से उतरे, बहुत से लोग फूल मालाएं लेके खड़े रहे और उन्होंने स्वागत किया, और एकदम एक बारात जैसा दृश्य, बिल्कुल बैंड बाजे के साथ जो है बारात निकली और आपको लेके लोग गए। जीवन में जो सफलता की परिभाषा है, नौजवान, लगभग हर नौजवान चाहता है, चाहे वो बिज़नेस में हो या गवर्नमेंट जॉब्स में हो, किसी क्षेत्र में, कुछ लोग राजनीति को पसंद करते हैं, कहीं भी कोई जाए, लेकिन सबकी इच्छा होती है कि वो उच्चतम स्तर को प्राप्त करें, श्रेष्ठता को प्राप्त करें, और कोशिश भी करते हैं। बहुत से लोग सफल होते हैं, बहुत से लोग वो चीज़ें नहीं पाते हैं, लेकिन उसके आसपास कुछ उन्हें ज़रूर मिल जाता है अगर वो मेहनत करते हैं। तो मेहनत करने वाले नौजवानों के लिए मंजिलें दूर नहीं हैं, और आपने ये करके दिखाया अपने जीवन में, और वो मंजिलें मिली जिन मंजिलों का सपना आपने देखा था और पिताजी ने भी आपके लिए देखा था। आईपीएस में 2012 में आप आए, और प्रोबेशन के दौरान भी कई जनपदों में आपने काम किया, अलग अलग पदों पे। जो अभी तक का जो सेवा काल रहा, आपने इस सर्विस के महत्व के बारे में जो पहले सुना था एक नौजवान के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, कंपटीशनर के रूप में, और जब इस सर्विस को धारण करने का अवसर आपको मिला, कितनी महत्वपूर्ण सर्विस है ये, आप मानते हैं? वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण सर्विस है, क्योंकि हम लोग इधर पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से, और यहाँ पे सिर्फ दो ही सर्विस सोचा जाता है अगर सर्विस के बारे में सोचा जाता है तो आईएएस और आईपीएस, क्योंकि इसमें जो सेवा भाव है जो इसकी सर्विस में ही लगा हुआ है। आईपीएस या आईएएस जो एस है इसमें सर्विस को ही डिनोट करता है, और वो सेवा भाव कि हम आम व्यक्ति तक जो हमारा न्याय है, जो सरकार की मंशा है, नीति है, वो हम आम व्यक्ति तक पहुँचा सकें, यही भाव लेकर के ही हम इस सेवा में आए। और ये फ्रॉम डे वन
इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश की। हम जब ज्वाइन किए इस सर्विसेज को तो एक होता है ग्लैमरस सर्विस है और बहुत अच्छा इसका एक ऑरा होता है, लेकिन उसके बाद भी हम जब भी आम व्यक्ति से मुलाकात होती है या आम व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य करने का मौका मिलता है तो उसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी रहती है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँ कि मैं 2014 में एज ए प्रोफेशनल मैं आया था, बनारस में मेरी शुरू हुई थी। वहाँ पे मैं 6 महीने एक सैंडविच कोर्स होता है वहाँ पे था मैं अंडर ट्रेनिंग के रूप में, और एक बहुत बड़ा इवेंट वहाँ पे हुआ। वो बहुत बड़ा इवेंट ये था कि आदरणीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, उनका इलेक्शन कैंपेन चल रहा था वहाँ पे, और वो वास्तव में एक लर्निंग पॉइंट था कि इतना बड़ा मेगा इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज होता है और कैसे देश की दशा और दिशा बदलती है। वो पूरा इवेंट हमें देखने को मिला वहाँ पे। उसके साथ साथ तमाम ऐसे इवेंट थे वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए, कांवड़ यात्रा भी हुई, तमाम और भी यात्राएं हुई, तमाम चीज़ें हुई। तो हम लोग की जो पुलिसिंग के लिए है और उसमें भी आम व्यक्ति के साथ एक संवाद और जुड़ाव कैसे स्थापित रखा जाए इन सारी चीज़ों में, वो सारी चीज़ें उसमें हम लोगों ने लर्न किया। सिद्धार्थ नगर में जैसा कि आपने बताया कि एक उत्सव का माहौल पूरे कस्बे में, पूरे क्षेत्र में, बल्कि जब कोई IAS IPS में चयनित होता है तो उस जनपद के लिए एक बड़ी खबर होती है, एक उपलब्धि होती है। और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप भी रहे, और कहा जाता है गांव में कि भाई फलाने के लड़का कलेक्टर कप्तान हो गया, कलेक्टर हो गया। ये किंवदंतियाँ होती हैं, ये एक चर्चे होते हैं बचपन से। बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो हमारा बेटा ये बनेगा, हमारा बेटा वो बनेगा। तो ये जो इन पदों को लेकर इतनी जो आकांक्षाएं हैं पूरे समाज में, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप शक्ति धारण करते हैं, आप सामर्थ्य धारण करते हैं, बहुत सी पावर्स होती हैं, बल्कि इसलिए भी कि आपके पास न्याय प्रदान करने की असीम क्षमता होती है। और न्याय प्रदान करने का जो दायित्व न्यायपालिका का है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है पुलिस की। ये माना जाता है कि न्यायपालिका जिन आधारों पे काम करती है वो पुलिस की कार्रवाई से ही वो आधार तैयार होते हैं, और उन्हीं से न्यायपालिका को मार्गदर्शन मिलता है कोई निर्णय लेने का, आप जब कोई भी रिपोर्ट्स भेजते हैं। तो एज अ पुलिस ऑफिसर आम जनता को बेहतर न्याय मिले, सम्मान मिले, जो संविधान हमारा डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात करता है, आम आदमी को वो डिग्निटी उसकी सुरक्षित रहे, उसको लेकर किस तरह के मूल्य आपने निर्धारित किए हैं? सबसे बड़ी बात वही है कि जो जस्टिस डिलीवरी है वो डाउन दी लाइन तक पहुँचे, आम आदमी को न्याय मिल सके और जल्दी न्याय मिल सके। हम लोग की यही कोशिश होती है हर स्तर पे, डे 1 से लेकर के हम लोग इसी कोशिश में हैं। मेरी खासकर ये कोशिश होती है जनसंवाद स्थापित करें, आम जनता से जुड़ाव स्थापित करें। वो हमारी ग्रामीण महिलाएँ हों, कस्बई क्षेत्र की महिलाएँ हों या आम जनता हो, उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। हमारी जैसे मान लिया कोई मुकदमा लिखा गया या कोई विवाद हुआ, तो उसका अगर आपसी वार्ता के द्वारा या आपसी बातचीत के द्वारा समाधान हो सकता है, जिसके लिए समाधान दिवस और तहसील दिवस भी बनाए गए हैं। इसमें हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि लोगों से संवाद स्थापित करके उनके मैटर का निस्तारण किया जाए, क्योंकि हर बात मुकदमे के थ्रू बहुत ही लिंगरान होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, बहुत प्रैक्टिकल बात है कि हमारी जो कोर्ट्स हैं, हमारा जो न्यायपालिका है, वो ऑलरेडी लाखों मुकदमों के बोझ से वो वहाँ पर भी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं, क्योंकि इतनी पेंडेंसी है। ऐसे में जो बहुत ज़रूरी मामले हों वही कोर्ट तक जाएं, और जिन मामलों का डिस्पोजल बातचीत से हो जाए, आप बैठा के लोगों को कन्विंस करके कर दिया जाए। तो ये एक अच्छी बात आपने बताई है। तो किस तरह से इसको क्रियान्वित कर रहे हैं? इसको हम लोगों ने बहुत ही प्राथमिक स्तर पे लिया। हमने यहाँ अपने ऑफिस को केवल डिस्पैच ऑफिस के रूप में नहीं रखा। हम हर थाने से एक व्यक्ति को बुलाते हैं। हमारा एक सिपाही हर थाने से प्रतिदिन एक सिपाही आता है। तो जितने 23 थाने हैं, 23 थानों से एक व्यक्ति आता है। जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे दिया जाता है उसको ले जा कर के वो वहाँ पे देता है। अब पहले यहाँ पे रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद वो जाता है और अगले दिन ही वादी से मिलता है, जो एप्लीकेंट है उससे मुलाकात करता है। जो एक शिकायत कॉमन रूप से रहती है कि हमने एप्लीकेशन दिया और हमारे पास अभी तक कोई पुलिस नहीं आई, तो वो समस्या तत्काल दूर होती है कि अगले दिन ही उसके पास एक पुलिसकर्मी जाता है और मुलाकात करता है। मुलाकात करने के बाद वो समस्याओं को समझता है, जिस भी लेवल की समस्याएं हैं, वो ज़मीनी विवाद है, मारपीट का है, मुकदमों से संबंधित है या अन्य कोई विवाद है, उस तरीके से उसको समझ करके हमारे जो PRO सेल है, हमारा शिकायत प्रकोष्ठ है, वहाँ पे नोट कराता है डिटेल। उसकी डिटेल नोट कराने के बाद वो एप्लीकेशन थाने में देता है। थाने में चढ़ करके वो
उसके बाद वो हल्का इंचार्ज, बीट इंचार्ज या जिस भी तरीके की वो समस्या, अगर दीवानी समस्या है या कोई कोर्ट से संबंधित समस्या या रेवेन्यू रिलेटेड मैटर है या अन्य कोई मैटर, उस प्रायोरिटी के अनुसार उसको कैटेगराइज करके उसको दिया जाता है। और फिर अगर वो रेवेन्यू रिलेटेड मैटर है तो अगले समाधान दिवस या तहसील दिवस में दोनों को नोटिस करके दोनों पक्षों को बुलाया जाता है थाने पे, और वहाँ से बैठ करके जनसंवाद करके और संयुक्त टीम बना करके उसका निस्तारण कराया जाता है। अगर वो निस्तारण होने लायक है, अगर नहीं होने लायक है तो उनको ये अवगत कराया जाता है कि इसका अनुतोष जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट से या दीवानी कोर्ट से या किसी सक्षम न्यायालय से उसको प्राप्त हो सकता है। तो ये बाकायदा एक प्रक्रिया के तहत कराया जाता है कि जल्दी से जल्दी, त्वरित गति से उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, और इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग यही हमारे ही सेल से होती है और लगातार इसमें प्रोग्रेस भी आई है। आपने देखा होगा कि काफ़ी जो शिकायत करता है वो संतुष्ट भी है और काफ़ी कमी भी आई है शिकायतों में, लगातार इन चीज़ों में कमी आई है। तो ये आम आदमी, जो गरीब आदमी है जिसकी कोई सुनवाई का स्तर नहीं था, वो लगातार सुनवाई में अपग्रेडेशन हो रहा है और उनकी लगातार सुनवाइयाँ थाने स्तर पर भी शुरू हो गई हैं और संयुक्त टीम बना करके उसकी सुनवाई शुरू रही है। और एक अभियान भी आपने शुरू किया है कि चले थाने की, और इस तरह का एक ख़ास तौर पे महिलाओं को वहाँ पर प्रायोरिटी देने की बात आपने की है कि महिलाएं या कोई भी कमज़ोर आदमी है, आम आदमी है, और कई बार तो प्रतिष्ठित पढ़े लिखे संपन्न लोग भी डरते हैं थाने जाने से। उनको लगता है कि थाना जाएंगे तो कैसा बात होगी, कैसा व्यवहार होगा, किस तरह का वहाँ से क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो थाने जाने का जो संकोच है, जो भय है, वो दूर करने के लिए किस तरह से आप चीज़ों को लागू कर रहे हैं धरातल पे? जी हाँ, ये आपने सही कहा। अभी जनपद बाराबंकी में एक अभिनव प्रयोग के रूप में शुरू किया गया है और लगातार ये चीज़ें उसमें अपग्रेड की जा रही हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं, खासकर महिलाओं को सरकार की भी प्राथमिकता है। मिशन शक्ति अभियान हमारा शारदीय नवरात्र से चैत्र नवरात्र तक चल रहा है, लगातार ये उसमें चल रहा है और इसमें मिशन शक्ति प्रोग्राम एक सरकार की अभिनव प्रयोग है। इसमें हम और सरकार ने ये तय किया है कि हम महिलाओं को सम्मान देंगे, सुरक्षा देंगे और संरक्षा देंगे, उनको उनके चहुमुखी विकास के लिए पूरा कार्यक्रम किया गया। इसी क्रम में हम लोगों ने जनपद में एक नए अभिनव प्रयोग के रूप में महिलाओं को थाने बुलाया। इसलिए थाने बुलाया कि महिलाओं को हिचक होती थी कि हम अपनी बात कहाँ जाके रखें, थाने में समस्या होती है, जाने में समस्या होती है, थानों से एक हिचक बना हुआ था। तो घरेलू हिंसा हो उनके साथ में, या किसी चौराहे पे हिंसा हो रही हो, या कहीं भी ऑफिस में उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो, या कहीं कॉलेज में दुर्व्यवहार हो रहा हो, लड़कियां या महिलाएं अपनी बात नहीं रख पाती थी और उन्हें एक अजीब सा भाव रहता था कि हम थाने जाएंगे तो हमारी बात किस तरीके से सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, क्या होगा। तो इसी में सरकार के निर्देशों के क्रम में हर थाने पर एक पिंक बूथ भी बनाया गया है, महिला सहायता केंद्र भी बनाया गया है और उसी में जनपद बाराबंकी में ये शुरू किया गया कि हमारी महिलाएं आएँ, थाने में आए, थाने के लोगों से परिचित हों, क्योंकि हम लोग भी किसी ना किसी परिवार के अंग हैं, कहीं ना कहीं किसी परिवार से आते हैं और हम भी जो महिलाएं हैं हमारे घरों में भी होती हैं। अगर उनका सम्मान हो सकता है तो फिर आपका भी सम्मान हो सकता है और आपकी भी शिकायतें सुनी जानी चाहिए और आप अपनी बात सक्षम स्थान पर रख सकें। थाना हमारा चूंकि प्रेमाइसेज है जहाँ पे एफआईआर लगातार होती है, जहाँ पे ही सारी कार्रवाई होती है, तो क्यों ना हम उनसे थाने में बुला करके इंटरेक्शन कराएं। यहाँ पे कराया गया, उनको रिकॉर्ड भी दिखाए गए, सारे रिकॉर्डों से परिचित कराया गया। जो धारा, जो एक्ट है हमारे आईपीसी के, सीआरपीसी के, एविडेंस एक्ट और हमारे जो अन्य सहायता प्रकोष्ठ के वो हैं, सहयोग हैं, वो सारी चीज़ों से उनको परिचय कराया गया। उनको बताया गया कि आप ये चीज़ें जो उनको अपराध समझ में नहीं आता था कि ये क्राइम है उनके लिए, उनके प्रति जो हो रहा है वो हिंसा, जैसे घरेलू हिंसा है, जो सामान्य दुर्व्यवहार, हाँ, वो उनका पति है या कोई ऐसा बुजुर्ग आदमी है लगातार उनको पीट रहा है और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उनके साथ अपराध हो रहा है। तो ये हाँ, विधिक उपचार है, बाकायदा उन्हें एक्ट से अवेयर कराया गया कि ये आपको ये धाराएं हैं, ये एक्ट हैं, 498 है, 294 है, 376 है, पॉक्सो एक्ट है, ये सारी धाराओं से उनको अवेयर कराया गया कि ये आपके अधिकार हैं। कोई स्टाल्किंग कर रहा है, कहीं वयोरिज्म कर रहा है, 30 सेकंड से ज़्यादा आपको घूर रहा है, तो आप कहीं काम कर रही हैं तो ये ऑफिस में कोई आपको अनावश्यक नहीं छेड़ सकता, नहीं घूर सकता है। या महिलाएं कहीं जा रही हैं उसको परेशान कर, तो उनको अपने अधिकार के प्रति जागरूक किया गया। थाने के रिकॉर्ड दिखाए गए, वहाँ पे मालखाना, वहाँ पे CCTNS, वहाँ पे हमारा कैसे FIR सेक्शन वर्क करता है, कैसे वहाँ पे आगंतुक कक्ष वर्क करता है, कैसे महिला हेल्प डेस्क वर्क करता है, वो सारी चीज़ों से उन्हें परिचय कराया गया। और एक मन में जो भय था बच्चियों के और महिलाओं के, उसको कम करने की, निकालने की कोशिश की गई। निसंदेह ये एक बड़ी पहल है, एक अच्छी पहल है। विमेंस जो हैं, महिलाएं, बच्चियां, बेटियां, बहनें जो भी हैं, वो ये जाने कि दुर्व्यवहार सहना, भले चाहे वो शहर के समाज में हो या गाँव के समाज में हो, किसी संपन्न परिवार में हो या गरीब परिवार में हो, दुर्व्यवहार सहना आपकी नियति नहीं है। आप अगर बहू बन के किसी घर में आई हैं या बेटी बन के अपनी घर में रह रही हैं, तो घर का कोई भी सदस्य हो या पड़ोसी हो, किसी भी तरह का मिसबिहेव अगर आपके साथ हो रहा है
तो आप इस तरह से उसको न सहें कि आप कमज़ोर हैं, आप किसी पर निर्भर हैं। आपको उतने ही अधिकार, उतना ही आपका भी स्वाभिमान सुरक्षित किया गया है हमारे संविधान के द्वारा, जितना किसी सक्षम व्यक्ति का, किसी पुरुष का, किसी भी व्यक्ति का। एक इक्वल स्टेटस है और वो इक्वल स्टेटस सबको मिलना चाहिए। उसको सिक्योर करने के लिए कप्तान साहब यहाँ बैठे हैं, पुलिस विभाग है, पूरा तंत्र काम कर रहा है कि आपका वो स्टेटस जो है वो सम्मानित स्थान समाज में आपका सुरक्षित बना रहे। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि थाने में महिलाएं भी जा रही, बच्चे भी जा रहे हैं, ग्रामीण भी जा रहे हैं। कप्तान साहब, थानों को लेकर एक अजीब सी स्थिति हमारे समाज में रही, और जब आप पुलिस विभाग में नहीं रहे होंगे तो कई बार कुछ घटनाएं ऐसी आपने भी देखी सुनी होंगी, और थानों को एक मनोदशा समाज में बन गई थी। हालांकि अब धीरे धीरे वो टूट रही, शिक्षा का प्रसार हो रहा है, टेक्नोलॉजी है, कि थाने उत्पीड़न का केंद्र होते हैं। थाने जाओगे भैया पता नहीं कहाँ फंसा दें पुलिस वाले, रस्सी का सांप बना दें, इस तरह की तमाम चीज़ें सुनने में आती हैं। और एक सीनियर आईएएस अफसर मुझसे कह रहे थे कि मैं सबसे ज़्यादा पुलिस से डरता हूँ। और जब मैं आईएएस में नहीं आया था तो मुझे रेलवे स्टेशन पे जो ऐसे ही बताने लगे मुझे वो कि एक बार एक पुलिस वाले ने बेवजह मेरे साथ मिसबिहेव किया, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि पुलिस से डरना चाहिए। और आप भी जब स्टूडेंट रहे होंगे, जब ये वर्दी जब आपने नहीं धारण की रही होगी, तो पुलिस को लेके कैसे विचार मन में आते रहे होंगे? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। डरना हर उस अपराधी को चाहिए जो गलत काम कर रहा है, जिसके मन में कहीं ना कहीं गलत करने का भाव है, उसको डरना चाहिए। और वर्दी का डर उन अपराधियों में अवश्य होना चाहिए, इससे मैं कतई डिनाई नहीं करता हूँ। और मैं इसको एकदम चाहता हूँ कि जो अपराधी तत्व हैं, जिनको अपराध करने में मज़ा आता है या वो अपने किसी भी तरीके से अपराध में ही शामिल रहना चाहते हैं, तो उनको इस वर्दी का खौफ जरूर होना चाहिए। क्योंकि हमें वर्दी आम जनता की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षा के लिए और मजबूती से, खासकर हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, जो भी ऐसे तत्व हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमें पूर्ण रूप से सक्षम किया गया है। अगर हम उनको सक्षम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे लोगों में उनके प्रति कार्रवाइयाँ बढ़ती जाएंगी। इसीलिए आवश्यक है कि जो गुंडा, माफिया, गैंगस्टर, अपराधी, हिस्ट्री सीटर टाइप के तत्व हैं, उनमें ये डर होना चाहिए कि हम किसी के प्रति अगर अपराध करेंगे तो उनके साथ कड़ाई से सलूक किया जाएगा। रही बात आम जनता की, इसीलिए ये सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं कि थाने में लाया गया उनको, महिलाओं को, बहनों को हमारे, और उन्हें इंटरेक्ट कराया गया कि ये परिवार जो है, पुलिस परिवार भी आपके साथ है, आपके सहयोग के लिए है। आपको इससे अनावश्यक डरने की, एक भय का माहौल क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है अपने मन में, और डरने की आवश्यकता नहीं। ये आपकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। हमारे समाज के जितने लोग हैं वो सुरक्षित महसूस करें, वो व्यापारी वर्ग हो, वो व्यवसायी वर्ग हो, वो वकील हो, वो आम जनता हो, किसान वर्ग हो, जो भी वर्ग है जो न्यायप्रिय कार्य कर रहा है, सामान्य तरीके से कार्य कर रहा है, उसको कतई डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही डर महसूस होना चाहिए। हमारे साथ टचवुड की ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि जिससे मेरे मन में पुलिस का डर का भाव आए। परिवार में भी कुछ लोग चूँकि पुलिस परिवार से जुड़े हुए थे तो ऐसे कोई भाव आया नहीं। हाँ, ये ज़रूर आता रहा पुलिस परिवार से कि ड्यूटी हम लोग की काफ़ी ज़्यादा रहती है, और ड्यूटी में ये रहता है कि हम लोग भी मतलब अपने जो मूल परिवार है उसके साथ कोई त्यौहार नहीं मना पाते, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ हम लोग मनाते हैं। अब आज हमारी यहाँ पोस्टिंग है तो यहाँ पे हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, हमारा शहर, हमारे लोग और हमारा पुलिस के लोग, हम लोग सब मिल करके उस त्यौहार को सुरक्षा देते हैं, संरक्षा देते हैं और उसमें शामिल होते हैं। तो मूल तत्व ये होता है कि हम दूसरे की खुशियों में शामिल होकर के ही अपनी खुशियाँ मना लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा पहलू है पुलिस विभाग का। और सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जब आम लोग खुशियां मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। अभी देखिए होली का त्यौहार आने वाला है। होली पुलिस लाइन में नेक्स्ट डे मनाई जाएगी, अगले दिन मनाई जाएगी। जिस दिन आप होली मनाएंगे उस दिन पुलिस के लोग आपकी सुरक्षा के लिए सड़कों पे दौड़ेंगे, काम करेंगे, और एक अच्छा वातावरण आपको मिल सके त्यौहार मनाने का, उसके लिए काम करेंगे। कप्तान साहब, बाराबंकी जनपद राजधानी लखनऊ के बहुत नज़दीक है, और यहाँ पर जो सुरक्षा की चुनौतियाँ हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की चुनौतियाँ हैं, सभी जनपदों में रहती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ विशिष्ट स्थितियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा भी कोई विषय सीधे राजधानी को प्रभावित करता है। और मुझे लगता है कि कई बार आपको भी उन सामान्य विषयों पर मुख्यालय से फ़ोन आता होगा, दूरस्थ जनपदों में जिन विषयों पे शायद नहीं आता है। नहीं, की संवेदना, सेंसिटिविटी थोड़ा सा ज़्यादा रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैं कई जनपदों में रह चुका, इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में ये मेरा तीसरा जनपद है। सबसे पहले मैं कुशीनगर गया था, पूरब का बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद मैं संभल में था, अभी 2.5 साल वहाँ से आया हूँ मैं मध्य में, समझ लीजिए बाराबंकी में। तो पूरब, पश्चिम और मध्य, इन सब का लगभग एक्सपीरियंस था। देखिए, सेंसिटिविटी हर
स्तर पे होती है, हर जिले में होती है और मुख्यालय हमारा या शासन उतनी ही गंभीरता से संज्ञान लेता है। कोई भी ऐसा अपराध हो, वो महिला संबंधी अपराध हो या कोई भी गरीब के साथ किया गया अपराध हो या अनावश्यक किसी को प्रताड़ित करने का कार्य हो, तो हमारा मुख्यालय और हमारा जो शासन हो पूर्णतया संज्ञान लेता है। मैं वहाँ भी फ़ोन अटेंड करता था शासन और मुख्यालय का, यहाँ भी अटेंड करता हूँ, पूरब में भी अटेंड करता था, लगातार अटेंड करता था। सेंसिटिविटी उन घटनाओं से जरूर जुड़ी होती है, चूँकि अब महिला संबंधी अपराध है, कुछ अराजक तत्वों ने कोई दुर्घटना कर दी है, गंभीर घटना कर दी है, तो गंभीरता ही उसका एक कारण होता है जिसके लिए शासन प्रशासन हमेशा मॉनिटरिंग करता है और करना भी चाहिए। ये हम लोग के लिए ही अच्छा होता है कि अगर शासन और हमारा डीजी मुख्यालय मॉनिटरिंग कर रहा है तो हम उस केस में बहुत ही शिद्दत के साथ लगते हैं। और हम ही नहीं, मेरा पूरा पुलिस टीम, पूरा सिस्टम, मतलब डीजी ऑफिस से लेकर के डाउन द लाइन हमारा कांस्टेबल सब इन्वॉल्व होते हैं उन घटनाओं को खोलने में भी और ऐसे अपराधियों को बिहाइंड द बार पहुंचाने में भी। एक रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बाराबंकी पे कुछ महीनों पहले, द नार्कोज ऑफ बाराबंकी। और बाराबंकी का जो ड्रग ट्रेड है, जो जिसमें आप लोग एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई भी करते हैं, और ये कहा जाता है कि ये जो बाराबंकी में लंबे समय से, कई दशकों से जो ड्रग्स का कारोबार है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कुछ क्षेत्रों में, कुछ थाने क्षेत्र ऐसे हैं कुटीर, जहाँ बताया जाता है कि कुटीर उद्योग के रूप में इसको लोग चला रहे हैं। जैतपुर है, सतरी है, और भी कई थाने हैं, आप बेहतर जानते होंगे। तो ये अक्सर हाईलाइट होता है बाराबंकी का ड्रग ट्रेड। और यहाँ अफीम की खेती परंपरागत रूप से होती है, ब्रिटिश काल में ही शुरू हुई थी, और आपके कार्यकाल में कार्रवाई भी हुई है इस दिशा में, आपने सक्रिय। मैं इसमें थोड़ा इन्हांस करना चाहूँगा आपको। 1748 ऐसे लीगल टेंडर हैं, लीगल खेती करने वाले लोग हैं 1748, उनका डिटेल निकाला गया है, मंगाया गया। 1748 लोग को अलाट है खेती करने के लिए, जो ओपियम पॉपी की खेती है वो ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पे चूंकि लीगल टेंडर बहुत बड़ा मात्रा में है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो उसको मॉनिटर करना सबसे बड़ी बात है। जो लीगल टेंडर है, जहाँ पे खेती का उनको अधिकार है कानूनी तौर से, और वो मॉनिटर करना ही हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए ही सारे 1748 लोगों को जो लीगल टेंडर है उनकी अभी हम जल्दी ही मीटिंग भी करने वाले हैं कि उनके यहाँ जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो केवल गवर्नमेंट को सप्लाई, जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनको ही सप्लाई करें, उसका कोई भी पार्ट किसी भी रूप में वो अनावश्यक रूप से सप्लाई ना करें, इधर उधर मत दें। और वो जो भी है ओपियम पॉपी और उसके साइड प्रोडक्ट जो भी हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट सप्लाई के लिए ही मान्य है। उसके अलावा कहीं भी कोई पाया जाएगा तो इलीगल है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ अभी शुरू है, इस पर लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, और ये एकदम स्पष्ट है कि ऐसे तत्वों को जो समाज में ड्रग्स घोलना चाहते हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। लगातार इन पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अक्सर ये देखा गया है कि जो कैरियर्स हैं इनके, कोई पकड़ा गया 100 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो लेके ट्रैवल कर रहा था, कहीं जा रहा था, लेकिन जो इनके मेन ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने इस काले कारोबार से करोड़ों अरबों की संपदा बनाई है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, बिल्डिंग्स बनाई है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, ड्रग ट्रेड से जो उन्होंने अर्जित किया है, तो इनको इनके इरेडिकेशन के लिए किस तरह का? बिल्कुल, अभी मैंने बताया आपको जैसा कि हम लोगों ने पूरी लिस्ट बनाई है कि कौन से हमारे लीगल ट्रेडर्स हैं। लीगल के अलावा जो भी है वो सब इलीगल हैं। अगर लीगल ट्रेडर्स के अलावा कोई भी इसका कंजप्शन करता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है या उसको कहीं स्टोर करता है, कहीं भी वो रखता है, तो वो इलीगल है, और इलीगल है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सभी डेटा अभी जुटाए जा रहे हैं, कुछ कार्रवाइयाँ शुरू भी हो गई हैं और कुछ और जो बचे हुए लोग हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लखनऊ के नज़दीक होने की वजह से क्या कुछ असामान्य वीआईपी प्रेशर रहता है बाराबंकी? नहीं, कतई नहीं। एकदम प्रेशर तो हर जिले में, मैंने अभी आपको पहले बताया कि हर जगह मॉनिटरिंग होती है, और वो हम लोग के लिए ही बेनिफिशियल होता है कि हमारा शासन और हमारा डीजी मुख्यालय जब केसों की मॉनिटरिंग करता है तो हम उतनी ही गंभीरता से लेते हैं और उसको कंटिन्यू उसको फॉलोअप में रहते हैं। क्योंकि हमारे सीनियर ऑफिसर मार्गदर्शन बहुत अच्छा करते हैं, उनके एक लंबा एक्सपीरियंस का वो होता है, और वो अच्छा मॉनिटर करके मार्गदर्शन भी करते हैं। हम लोग को कई ऐसे केसेज हैं जहाँ पे हो सकता है कि कुछ चीज़ें हम लोग मौके से भूल रहे हों, या कोई चीज़ें अचानक जल्दीबाजी में छूट रही हों, या कभी प्रेशर में वो चीज़ें नेग्लेक्ट हो रही हों, तो वो चूंकि सीनियर ऑफिसर कूल माइंड से होता है और वो कहीं ना कहीं उसको अवेयर कराता है कि इस चीज़ को भी कर लेना, इसको भी देख लेना, इसको भी जानकारी में कर लेना, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे मतलब फॉलोअप जो होता है उसका लगातार मॉनिटरिंग जो होती है उससे एक अच्छा प्रोग्रेस आता है उन केसों में, रिजल्ट में, और जल्दी ही वर्कआउट भी होता है और जल्दी ही हम लोग उसको कंक्लूजन तक पहुँचाते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को किस रूप में लेते हैं? नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है पॉलिटिकल। जब आप जनपद में कप्तान के रूप में कार्य करते हैं तो कई बार ये कहा जाता है कि साहब विधायक जी, फला विधायक चाहते हैं कि उनके यहाँ थानेदार जो हो वो उनकी मंशा से काम करे,
कई बार सिपाही से लेके मतलब हर स्तर पर नहीं, अपेक्षाएं रहती है कि अपेक्षाएं उनका स्थान भी है, वो जनप्रतिनिधि हैं, तो कई बार उनकी अपेक्षाएं भी होती है एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये एकदम मिथक है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर जैसा शब्द एकदम मिथक है। और कम से कम मैंने तो अपने इस पूरे टेन्योर में नहीं देखा कि कहीं पॉलिटिकल प्रेशर जैसा कुछ आता हो। जनप्रतिनिधि हैं, उनका काम है जनता के लिए अच्छी चीज़ें सुविधा उपलब्ध कराना, अच्छी भावनाएं उपलब्ध कराना, और उसमें अगर हमारी भावनाएं उन जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं तो हमको अवेयर करना। ये बहुत अच्छा बात है, हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं हमेशा। और हमेशा ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब उन्होंने अवेयर किया है इसको कि मतलब जन भावनाओं के अनुसार उसका अनुपालन हो, और बहुत अच्छे स्मूथ तरीके से। कभी भी हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया कि इसकी पोस्टिंग कर दी जाए, इसको हटा दिया जाए, इसका कभी मैं पूरे टेन्योर में कह सकता हूँ कि ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिया गया। जनपदों में रहे, हाँ, एकदम नहीं आया, कभी नहीं। लोगों ने एक भावना उन्होंने समझ ली कि ये चूंकि शासन और सरकार की मंशा के अनुरूप काम हो रहा है, जो आदमी है वो अच्छा करेगा, नहीं करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मैं ये नहीं कहता कि पूरा डिपार्टमेंट सब कुछ साफ सुथरा बहुत अच्छा है, कई बार गलतियाँ होती हैं, कई बार उनको दंडित भी किया जाता है, और हमने ही कई बार दंडित किए हैं। लेकिन कभी कोई ऐसा प्रेशर नहीं आया कि इनको रखा जाए, इनको हटाया जाए। ये कभी एकदम ही प्रेशर कभी नहीं किया गया। संभल में आप जब थे तो एक वीडियो वायरल हुआ था, एक स्टोरी आपकी काफ़ी चर्चित हुई थी, और मुझे याद है कि दिवाली के मौके पर शायद आप मार्केट में थे और कुछ वहाँ गरीब परिवारों के बच्चे दिए बेच रहे थे, कुछ सामान खिलौने वगैरह बेच रहे थे, तो वहाँ पर आपने वो सारे दिए, वो सारी चीज़ें उनकी ले ली थी और उनको मतलब काफ़ी सपोर्ट किया आपने। तो ये जो भावुक हृदय है, ये भावुक हृदय लंबे समय तक बना रहे, ये भावुकता, ये संवेदनाएं इसी तरह बनी रहें इस सेवा में आगे तक भी, इसके लिए किस तरह से ये मैंने आपने शुरू में ही बताया कि मेरे पिताजी की देन है। चूँकि उनकी एक ही भावना थी कि आम जनता को अधिक से अधिक न्याय मिल सके, उनको सहयोग मिल सके। एक मेरी भावना उस समय ये दिखी कि एक आदमी दिए बेच रहा है और कितनी देर तक वो बैठेगा। मैं अगर नहीं होता तो बैठता, बेचता, वो जैसे भी बेचता, लेकिन अगर मुझे लगा कि वो काफ़ी देर बैठा रहेगा या हो सकता है उसके सारे दिए ना बिकें, तो हो सकता है आज दिवाली में वो अपनी अच्छी खुशियाँ ना मना सके। तो मेरा एक अपना प्रयास था कि हमें चूँकि दिए की आवश्यकता भी थी, और हम एक व्यक्ति से और 2-3 दुकानों से उसको ले करके आकर के अपने यहाँ सजाए, हमने उत्सव मनाया, और उस उत्सव में कहीं ना कहीं उसकी खुशियों को भी शामिल किया हमने। जो कप्तान साहब अभी तक का टेन्योर रहा IPS सर्विसेज में, हर अधिकारी के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं, कुछ ऐसे मौके आते हैं जब विपरीत परिस्थितियों में कोई बड़ा निर्णय लेना होता है या कहीं पर कोई ऐसी कार्रवाई करनी होती है जिसके बाद बड़ा संतोष मिलता है, लगता है कि नहीं ठीक है, कुछ भी परिस्थितियां रही हों लेकिन वहाँ पर हमने एक अच्छा निर्णय लिया, और भले उसकी वजह से व्यक्तिगत तौर पे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता हो। तो आपका अभी तक का जो कार्यकाल रहा, टफेस्ट सिचुएशन और बेस्ट रिजल्ट्स, इस तरह की बातें कहाँ पर सामने आई? ऐसे तो बहुत सारे हम लोग के डेली बेसिस पे ऐसे इवेंट्स आते रहते हैं, लेकिन ऐसे कई घटनाएं हैं। अगर घटनाओं की बात करूं तो मैं संभल में था, उस टेन्योर में एक बहुत बड़ा घटना हो गई थी। हमारे 2 सिपाहियों को मार करके 3 अपराधी चले गए थे, फरार हो गए थे, प्रिजन वैन से जाते हुए, जेल जाते हुए वो चले गए थे। और उसके बाद हम लोग के लिए एक चैलेंज उत्पन्न हुआ। उसके बाद हम लोगों ने उनको बाकायदा ट्रेस किया, लगातार उस पर लगे रहे 40 दिन तक हम लोग मतलब खाना, सोना, जीना, मतलब अपना एकदम पूरी टीम दिन रात हम लोग दबिश करते रहे, लगातार जगह जगह कार्रवाइयाँ करते रहे, उसको सर्विलांस इकट्ठा करते रहे, और 40 दिन में अंतिम जो अपराधी था वो गिरफ्तार हुआ। 3 अपराधी थे, 2 एनकाउंटर में मारे गए और एक 2.5 लाख का इनामिया गिरफ्तार हुआ। तो ये 40 दिन तक हम लोगों ने एकदम चैलेंज के रूप में लिया, और वो 40 दिन एकदम सोना जीना जिसको कहते हैं हराम रखा अपना, और रात में दिन में कई जगह दबिश, कई जगह कार्रवाई, कई सूचना पे हम लोग वो वर्क करते रहे। और 40वें दिन जब वो तीसरा अपराधी गिरफ्तार हुआ तो एक सुकून मिला कि हाँ, हमने कार्य किया। इसी तरीके से और भी घटनाएं हुई। संभल चूँकि बहुत ही संवेदनशील जनपद रहा है, वहाँ पे खासकर त्योहारों में, और खासकर जो संवेदनशील त्यौहार होते हैं हमारे मुहर्रम या और ऐसे, वहाँ पे विवाद हो जाया करता था, बार बार विवाद हो जाया करता था, और पथराव, मारपीट, ऐसे विवाद हुआ करते थे। वहाँ पे जा करके जब मैंने चार्ज लिया तो लोगों से जनसंवाद, मैंने थानों की मीटिंग बंद करा दी कुछ समय के लिए, और जनसंवाद स्थापित किया हर चौराहों पे जा करके, क्योंकि असली मार या झगड़े लड़ाई में वो कॉमन पीपुल, वही ठेले वाले
खुमचे वाले, रेहड़ी वाले, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, रिक्शे वाले इन्वॉल्व होते हैं। उन्हीं से हमने कहा जब यही इन्वॉल्व होते क्यों ना इनको अवेयर किया जाए कि आप क्यों लड़ रहे हो, लड़ने से क्या फ़ायदा मिल रहा है, आपके खिलाफ FIR लिखी जाती है, आपको चोट लगती है, मेडिकल होता है, आप जेल जाते हो, कार्रवाइयाँ होती, सारी परेशानी, और आपकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं होती है कि आप उसको कैरी ऑन सामना कर सकें। और आप अनावश्यक सिर्फ कुछ लोगों के बहकावे में या स्वयं के भावनाओं के भड़कावे में आकर के ऐसी घटनाएं करते हैं। तो वहाँ जनसंवाद स्थापित किया और उसी साल वहाँ पे कांवड़ियों पे अगला जो कांवड़िया जुलूस निकलना था उसी जगह पे लोगों ने पुष्प वर्षा की जहाँ पे पिछले साल लोगों ने पथराव किया था। तो ये भी एक रहा कि हाँ सुकून रहा, और वो पूरे 2.5 साल वहाँ बहुत ही शांति के कार्यकाल रहे। लोगों ने आगे बढ़ करके इस तरीके से काम किया, जो भी आपराधिक तत्व थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन जो अच्छे चीज़ें थी उसको बहुत ही स्प्रेड, जैसे बुराइयाँ फैल सकती हैं तो अच्छाइयाँ भी फैल सकती हैं, यही मानना है। और उसको स्प्रेड किया गया, लगातार बढ़ाया गया उसको कि अच्छाइयों को फैलाया जाए। जब अच्छाइयाँ फैलने लगी तो बुराइयों को स्पेस मिलना कम हो गया, तो अपने आप शांति और सुख की स्थिति हो गई। व्यापार बढ़ेगा, लोग डेवलप करेंगे जब शांति की व्यवस्था रहेगी। सरकार की भी यही मंशा है, सरकार लगातार इसी चीज़ों पे काम कर रही है। हम लोग को मॉनिटरिंग भी करती है कि भाई शांति रहे, किसी तरीके से शांति रहे तो आम जनता अपना जो ग्रोथ है उसका, डेवलपमेंट है उसका, वो चहुमुखी हो सकेगा, और हो रहा है। लोगों के लिए ज़रूरी है जो बात आपने बताई कि अगर कोई असंतोष है, आपका पड़ोसी से विवाद चल रहा है, किसी दुकानदार के बीच में विवाद चल रहा है, या कहीं कोई भी सामाजिक धार्मिक कोई विषय है जिसको लेकर नाराज़गी असंतोष है, तो आप प्रशासन से संपर्क करें, पुलिस से संपर्क करें। स्वयं आप हिंसा में, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होकर या क्रोध में कोई गलत कदम ना उठाएं, निराशा में कोई गलत कदम ना उठाएं। कई बार लोग परेशान होकर तमाम गलत कदम उठा लेते हैं जिनमें जीवन भी समाप्त होता है, कानूनी कार्रवाई भी होती है, तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। ऐसे में एक सिस्टम है आपके नज़दीक, आपके पुलिस थाने हैं, तहसील है, थानेदार हैं, CO साहब हैं, कप्तान साहब हैं, एडिशनल साहब हैं, तमाम अधिकारी हैं। तो आप अपनी समस्याओं को लेकर संपर्क करें और एक समाधान आपको मिलेगा। आप जिस तरह का समाधान चाहते हैं हो सकता है वैसा ही समाधान आपको मिल जाए अगर आपकी बात सही हो, लेकिन आप निराशा, हताशा, क्रोध में गलत कदम उठा के अपने जीवन को झंझावातों में ना उलझाएं। ये एक पहल आपने की थी जिस तरह से संभल में, और मुझे लग रहा है कि बाराबंकी में भी कप्तान साहब प्रयास कर रहे हैं इस तरह की कि पब्लिक जो है वो पुलिस से कनेक्ट हो और एक सकारात्मक, पुलिस और जनता के बीच में एक सकारात्मक बंधन हो, सहयोग हो। कप्तान साहब कुछ आप कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, इसी क्रम में अभी एक गांव चलो अभियान भी शुरू किया गया। अभी तो एक थाने चलो अभियान का कार्यक्रम था, एक गांव चलो अभियान शुरू किया गया। हमारे जो पुलिस परिवार के लोग हैं, खासकर हमारी महिला कर्मी जो हैं, वो बीट स्तर पे गाँव को चिन्हित करके वहाँ पे हमारा पूरा थाना जाता है, वहाँ से एक जनसंवाद स्थापित करता है, महिलाओं से खासकर उनको इकट्ठा करके उनको उनके अधिकारों के प्रति अवेयर कराता है, उनसे जनसंवाद करता है और उन्हें बताता है कि शासन और सरकार की मंशा के अनुरूप हम आपके साथ, आपकी सुरक्षा में हमेशा तत्पर हैं। आप किसी भी पल हमारे से संवाद कीजिए। एक नंबर हमारे जो हैं टोल फ्री नंबर 1090, 181, 112, ये सारे नंबर अवेयर कराए जाते हैं। थानों पे उनको आने के लिए कहा जाता है, और ख़ासकर जो घरेलू हिंसा हो रही है या किसी तरीके की उनके साथ छेड़छाड़, दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको दबाएं नहीं, अपने एक्सप्रेस करें। ये अभी गांव चलो अभियान के रूप में भी कल एक रेगुलर सभी थानों में किया गया है। आने वाले समय में भी ये अभियान लगातार जारी रहेगा। बहुत बढ़िया है ये कार्यक्रम कि पुलिस गांव की ओर जा रही है। गांव के लोग अपनी खेती बाड़ी मजदूरी को छोड़ के जब आते हैं यहाँ एक एप्लीकेशन देने के लिए, तो उनकी उस दिन की पूरी दिहाड़ी मारी जाती है, या जो भी काम उनको करना है वो धंधा पानी अपना छोड़ के आते हैं। पूरा एक मैन डेज, एक आदमी का वो दिवस पूरा जो है वो व्यर्थ होता है। और पुलिस अगर खुद अप्रोच करेगी, गाँव की ओर जाएगी, तो निश्चित तौर पर विवाद जो हैं वो समाप्त होंगे और लोग प्रेम से रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, तो देश के लिए भी आर्थिक योगदान बेहतर रूप में कर सकेंगे। कप्तान साहब, कहा जाता है कि जो भूमि विवाद हैं, भूमि विवाद जो है, दीवानी का विवाद, भूमि विवाद, इसकी वजह से फौजदारी के मामले बहुत क्रिएट हो जाते हैं और कई बार लोग जानकारी के अभाव में पुलिस के पास ही आते हैं भाग के कि साहब वहाँ अवैध निर्माण हो रहा है या साहब वो हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है। जब क्योंकि पुलिस त्वरित कार्रवाई पुलिस करती है, सबसे तेज़ जो प्रॉम्प्ट पुलिस का रिएक्शन होता है वहाँ पे, और लोग रेवेन्यू के पास भी जाते हैं, लोग सिविल कोर्ट्स में भी जाते हैं, लेकिन उनको पुलिस से बड़ी अपेक्षाएं होती हैं ऐसे मामलों में कि पुलिस तुरंत कुछ हमें राहत दे देगी या हमारी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है तो निर्माण रोक देगी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और उसमें कई बार अनावश्यक मुकदमेबाजी बहुत हो जाती है, थाने लेवल पर या किसी लेवल पर एक दूसरे पर भूमि विवाद में दबाव बनाने के लिए मुकदमेबाजी हो जाती है। सिविल और रेवेन्यू नेचर के जो डिस्प्यूट हैं वो FIR में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनको किस तरह से, आप किस दृष्टिकोण से इनको देखते हैं और कैसे इनके समाधान के लिए आप
निर्देश दे रहे हैं? जी हाँ, ये वास्तव में एक मतलब ऐसी समस्या है जिसमें कई डिपार्टमेंट मल्टी डिपार्टमेंटल सिस्टम है ये, और हमारा जो कार्य है वो खासकर इसमें प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाइयाँ ही एक होती हैं। 716 कर देना, 151 कर देना, या और ज़्यादा है तो कोई मुकदमे लिख देना। लेकिन इसमें एक नई पहल के रूप में इसमें भी कार्य शुरू किया गया। इसमें हमने शुरू में ही सभी थानों पे एक एसआई 4 कांस्टेबल की राजस्व पुलिस के रूप में डेजिग्नेट कर दिया कि कोई भी लेखपाल या राजस्व कर्मी जब भी चाहेगा, मतलब केवल समाधान दिवस और तहसील दिवस को नहीं, रेगुलर बेसिस पे उसको एक एसआई 4 कांस्टेबल की मिनिमम फोर्स, इतनी मिनिमम फोर्स हमेशा उपलब्ध रहेगी। बाकायदा नाम उनको करके और उनको डीएम साहब को दे दिया गया कि ये अपने माध्यम से लोगों को सर्कुलेट कर दें। और वो जो राजस्व पुलिस टीम है वो हमेशा रेवेन्यू टीम के साथ में संयुक्त टीम के रूप में जाएगी उनकी सुरक्षा में, और वहाँ पर जो भी वो निर्णय लेंगे नाप के लिए, पैमाइश के लिए, या जो भी उनका अधिकार क्षेत्र है, जो भी निर्णय लेंगे पुलिस उसको व्यवस्थित कराएगी। ये मिनिमम फोर्स हमेशा हर थानों पे एक एसआई 4 कांस्टेबल के रूप में उपलब्ध है। उससे अधिक जब भी आवश्यकता पड़ती है, वो 1 थाने 2 थाने या कई थानों की फोर्स जब आवश्यकता पड़ेगी, हाँ बड़ा विषय है, और पीएससी भी आवश्यकता पड़ेगी तो वो दिया जाएगा। लेकिन मिनिमम फोर्स हमेशा थाने पर उपलब्ध है, जिससे ये शिकायत जो थी कि पुलिस हमारी उपलब्ध नहीं हो पाती थी, फोर्स नहीं मिली इसलिए पैमाइश नहीं हो पाई, तो वो एकदम ही खत्म कर दिया गया है। सिर्फ उसी दिन वो फोर्स अनुपलब्ध रहेगी जिस दिन हमारे यहाँ कोई बड़ा त्यौहार या कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी, वरना सामान्य दिनों में वो फोर्स हमेशा उपलब्ध रहेगी, थाने पे रहेगी। बाकायदा नाम से सभी को कर दिया गया है। जब भी उसमें कोई परिवर्तन होगा या कोई ट्रांसफर, पोस्टिंग या छुट्टी होगी तो उसकी जगह पे दूसरा व्यक्ति काम करेगा, दूसरा पुलिसकर्मी काम करेगा, वो हमेशा उस टीम के रूप में जाएगा और संयुक्त टीम के रूप में राजस्व टीम के साथ में काम करेगा। तो आपने सुना यमुना प्रसाद जी को, जो कि बाराबंकी में पुलिस अधीक्षक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, और कई अभिनव प्रयोग इन्होंने जनपद में किए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। थानों में मिशन शक्ति के तहत जो काम सरकार कर रही है उससे एक कदम आगे बढ़ के महिलाओं को थाने पे बुलाना, बच्चियों को बुलाना और उन्हें थाने की पूरी व्यवस्था से परिचित कराना, थानों की फंक्शनिंग से, क्योंकि ये सारे विभाग जो है जनता के लिए ही हैं और जनता जो है वो महत्वपूर्ण है, वो जनता के लिए ही इन विभागों की स्थापना हुई है। तो जनता को इन विभागों का पूरा लाभ मिलना चाहिए, वहाँ पे पूरा सम्मान मिलना चाहिए। ये प्रयास किया है कप्तान साहब ने बाराबंकी में इसको स्थापित करने का, और साथ ही भूमि विवाद के संदर्भ में भी एक बड़ा प्रयास किया है कि जो एक शिकायत रहती है कि साहब फोर्स ना मिलने की वजह से कहीं नापने गए थे लेखपाल कानूनगो, रेवेन्यू टीम, वहाँ पर विवाद हो गया, मारपीट हो गई। तो कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बाराबंकी जनपद में बहुत ही शानदार कार्यकाल आपका रहेगा, और आपके लिए हमारी शुभकामनाएं कि जो मंशा हमारे देश के संविधान में व्यक्त की गई है लोक सेवकों के लिए, उस मंशा के अनुसार आप बेहतर कार्य करेंगे, देश की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।